तो आज तारीख है 18 दिसंबर और आज हम 17 और 18 दिसंबर के जितने भी इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर हैं उनमें जो भी न्यूज़ हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो सब कवर करेंगे। तो अगर 17 तारीख के द हिंदू की बात करें तो फ्रंट पेज पे जो खबरें आई थी, तो एक तो बांग्लादेश को आज़ादी को 50 साल हो गए हैं, हम लोग जानते हैं, उसके बारे में न्यूज़ आई थी एक। तो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट भी वहाँ पे गए हुए हैं और हम जानते हैं कि हमारे जो ईस्ट कोस्ट वो ईस्टर्न रेजिमेंट के कमांडर थे जगजीत सिंह अरोड़ा, उनको भी ऑनर दिया गया है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ निभाया था। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। फिर एक यूपी इलेक्शन की न्यूज़ है, एक ओमनिक्रॉन के बारे में आई कि ओमनिक्रॉन इफेक्ट कम कर रहा है अगर हम लोग बात करते हैं फेफड़ों पे कंपेरेटिवली जो डेल्टा करता है उससे। एक जो लेबर लॉस में नए चेंजेस आने वाले हैं उसको लेकर न्यूज़ है। एक जो मेट्रो मैन है हम लोग जानते हैं इंडिया में, श्रीधरन, उन्होंने एक्टिव पॉलिसीज जो पॉलिटिक्स है उससे क्विट कर दिया है, तो इसकी न्यूज़ है। तो बेसिकली फ्रंट पेज पे देखा जाए तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है जिसके बारे में हम लोग कवर करें, और जो है वो हम पहले कवर कर चुके हैं करंट में। तो एक पेज नंबर 8 पे न्यूज़ आई है जो लड़कियों की शादी के बारे में आई है कि हम लोगों के जो कैबिनेट है, मोदी कैबिनेट, उसने अप्रूवल दे दिया है बिल को कि जो यूनिफॉर्मिटी है एज में वो लाई जाएगी और 21 साल ही शादी की एज की जाएगी, लड़के लड़कियां दोनों की। तो बेसिकली जो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 उसमें अमेंडमेंट लाया जाएगा। और हाँ, अब देखो ये केवल इस एक्ट में अमेंडमेंट तो पार्लियामेंट लेके आएगी, लेकिन जो पर्सनल लॉ एक्ट्स होते हैं जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो गया, उनमें इलीगल एज 18 है तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी मुस्लिम जो मैरिज एक्ट है उसको लेके, क्योंकि मुस्लिम मैरिज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कोई भी लड़की या लड़का अगर अपनी प्यूबर्टी को टच कर लेता है, एवरेजली 15 साल मान लो, तो वो शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। तो उसमें रिफॉर्म लाना सबसे बड़ी बात होगी। अब देखते हैं इस चीज़ को कैसे करते हैं। और बाय द वे, इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए पहले से भी रूल्स बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि है नहीं। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की बात करें या पॉस्को एक्ट 2012 की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स बने हुए हैं। और अगर हम लोग बात करें ना कि चाइल्ड मैरिजेस के लिए, तो जो माइनर पार्टी की पिटीशन है वो भी लगाई गई थी सर, उसको ही लेके फिर ये जो माइनॉरिटी पार्टी पिटीशन है और उसके बाद में हम लोग देते हैं माइनॉरिटी मंत्रालय, दोनों ने ही इस चीज़ की मांग सुप्रीम कोर्ट से भी की थी। तो बेसिकली सरकार ने इस पर रूल भी बना दिया है। और यही हम देखते हैं कि जो हरियाणा हाई कोर्ट है, अब कुछ हाई कोर्ट कई बार ऐसे ऐसे अजीब निर्णय दे देती ना, तो उनको लेके और प्रॉब्लम बन जाती है। कि हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी एक 17 साल की एक लड़की थी, उसकी शादी हुई थी तो उसको लीगल वैलिड करार दे दिया था। तो उसको लेके बहुत ज़्यादा अभी बना हुआ है कि ये ऐसे कैसे कर सकती हैं, वो सब सीन चल रहा है। और अगर हम भारत में बात करें तो भारत में लड़कों की एवरेज जो शादी की एज है वो तो 22-23 साल है और लड़कियों के एवरेजली 19-18 साल है। तो अब सोचो, अभी 70% जो लड़कियां हैं भारत में जिनकी शादी होती है, मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 70% लड़कियों की शादी 19 साल तक हो जाती है, 18-19 साल में एवरेजली। तो अब ये इतना बड़ा एक टेक्टोनिक शिफ्ट कैसे आएगा और इसके क्या रिएक्शंस होंगे, ये सब तो देखने वाली बात होगी। और बाय द वे देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कहा गया है, सीधी सी बात है, कि किसी भी प्रकार का जो पर्सनल लॉ होता है, जितनी भी हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम पर्सनल एक्ट्स होते हैं, उन सब लॉज के ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और वो सबको मानना पड़ता है। तो अब ये जो पर्सनल लॉ है वो लोग अपनी बात माने ना माने, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तो लागू होगा ही इंडिया में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो पेज नंबर 11 पे आई है द हिंदू के 17 तारीख की, कि एक जो सुपर टाइफून राई है, नाम बेसिकली राई है, टाइफून राई, ये अभी फिलीपींस में आया। तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, फिलीपींस टापुई देश है एक तरीके से, तो बहुत से लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया गया, बहुत से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। इतना बहुत बहुत बड़ा टाइफून आया है, काफ़ी लोग मर भी गए हैं, इसमें कैजुअलिटीज भी हुई हैं। तो बस हमें नाम याद रखना है कि जो टाइफून राई है वो कहाँ पे आया है अभी, तो वो फिलीपींस में आया है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो इंडियन एक्सप्रेस पे आई है विकास पोर्टल को लेके। अभी क्या है, हमारे यूनियन जो मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, उनके द्वारा एक विकास पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसको एनआईसी ने बनाया है और ये करेगा क्या कि जो जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या मान लो कि कहीं पे कोई सरकारी रोड डाली जा रही है, जैसे मान लो नेशनल हाईवे गुजारा जा रहा है, तो उसके लिए ज़मीनें ली जा रही हैं, ज़मीनों को मतलब किसानों से लिया जा रहा है, या मान लो कोई हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई रिनोवेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई सरकारी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो सारे के सारे प्रोजेक्ट के कोई भी आदमी विकास पोर्टल पे जाके देख सकेगा और उस पर सब डला हुआ कि इसके इतना खर्चा आया है, ये प्रोजेक्ट इतने दिन में पूरा हुआ, या अभी अगर चल रहा है तो इतने % तक पूरा हो चुका है। और दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स को लेके।
जो फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स है अभी जो जारी हुआ है कि 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनमें लिटरेसी कितनी ज़्यादा कहाँ पे है। तो अगर लार्ज स्टेट्स की बात करें तो टॉप पे वेस्ट बंगाल रहा है और लास्ट पे बिहार रहा है। और अगर स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो टॉप पे केरला रहा है और लास्ट पे झारखंड रहा है। तो अगर टॉप की बात करें तो वेस्ट बंगाल और केरला, और शॉर्ट की बात करें तो बिहार और झारखंड। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो वो आई है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। अभी एक डाटा निकल के आया उसको लेके। हुआ क्या, हमारी जो लोकसभा चल रही है उसमें सुशील मोदी ने एक सवाल पूछा था। तो हमारी अभी जो न्यूक्लियर डिपार्टमेंट है, जो हम देखते हैं जितेंद्र रंगा देख रहे हैं, तो उनके द्वारा अभी ये पूरा जवाब दिया गया है। तो इसमें ये बताया गया कि इंडिया में टोटल 6,780 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जा रही है, जो कि इंडिया के टोटल एनर्जी कंजप्शन का तकरीबन 3% है। तो हम देखते हैं इंडिया एनर्जी में कितना पीछे है, जबकि फ्रांस जैसे देश तो हम देखते हैं 60% तक अपनी ऊर्जा का पूरा स्रोत न्यूक्लियर एनर्जी को ही बनाए हुए हैं। तो इसमें इंडिया को काम करने की जरूरत है। बाय द वे फिर भी 3% होने के बावजूद इंडिया का 5th लार्जेस्ट सोर्स है, अगर हम लोग देखते हैं एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी। और 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो टोटल लगे हुए हैं। इसमें हम जानते हैं 18 हैवी रिएक्टर्स हैं और 4 लाइट रिएक्टर है छोटे हमारे पास में। NPCIL है जो इन सब रिएक्टर्स वगैरह को देखती है। और इंडिया का सबसे बड़ा अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो वो कुरनाल कुलम में है, 2013 में लगाया गया था। बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो वही है कुमार मंगलम बिड़ला को लेकर। हम जानते हैं बिड़ला फाउंडेशन के हेड है वो। तो कुमार मंगलम बिड़ला को अभी ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है बिजनेस ट्रांसफर मोशन के द्वारा। तो बस ये इंडस इंटरप्राइजेस है वो इसको अवार्ड को देती है। तो बस हमें केवल इतना जानना जरूरी था, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायरेबल टॉप पर्सन्स को लेके। तो टॉप 12 पर्सन में 12वें नंबर पे सचिन तेंदुलकर आए हैं हमारे यहाँ के। और बाय द वे केवल 12वें नंबर पे नहीं है वो, अगर स्पोर्ट्समैन में बात करें तो स्पोर्ट्समैन कैटेगरी में वो 3rd नंबर पे है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी के बाद में। तो दैट्स ऑल, बस एक छोटा सा डाटा था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को लेके। तो ये अभी गोवा में हुआ है, हम लोग जानते हैं। और मतलब इस साल का संस्करण गोवा में हुआ है और हर साल अलग अलग जगह पे होता है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस अफेयर्स है वो इसको करवाती है। और 2015 में इसको दिल्ली से शुरू किया गया था। बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है अभी BCCI को लेके। तो जो BCCI है, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली, उसने जो डिफरेंट एबल लोग हैं, मतलब एक तरीके से जो अपंग लोग हैं या जो लोग ऐसे हैं जिन मतलब चलने फिरने में कोई दिक्कत है, उन लोगों के लिए भी क्रिकेट का एक अलग से हम जानते हैं कि फॉर्मेट होता है। उसके लिए अभी तक इंडिया में ज़्यादा BCCI गौर नहीं करती थी। लेकिन अभी हम जानते हैं कि जो डिफरेंट एबल जो पर्सन है उनका वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसको देखते हुए BCCI ने एक अलग से कमेटी का गठन कर दिया है जो इनके लिए पर्टिकुलरली कुछ रिफॉर्म्स लेके आएगी। अब वो रिफॉर्म क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है, शशि थरूर ने 23वीं किताब लिख दी है उसके बारे में कि एक प्राइड प्रीजुडाइस एंड प्रीड्यूअर, ये किताब का नाम है बेसिकली। तो ये शशि थरूर ने लिखी है, 23वीं किताब है इनकी। और बाद में शशि थरूर हम लोग जानते हैं एक समय वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, हम लोग देखते हैं। उसके बाद में अभी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है लोकसभा में। और जो एन एरा ऑफ डार्कनेस करके एक किताब है शशि थरूर की ही, उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 2019 में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है जो एक फैशन कंपनी है फ्रांस की जिसका नाम है चैनल। तो इंटरनेशनली ग्लोबली वो काफ़ी फेमस है। तो लीना नायर जो इंडिया की है बेसिकली, इंडियन ओरिजिन की, तो लीना नायर को चैनल कंपनी का CEO नियुक्त कर दिया गया है। आजकल काफ़ी इंटरनेशनल कंपनी के CEO इंडियंस बनते जा रहे हैं। तो दैट्स ऑल। ये तो न्यूज़ थी अगर हम लोग बात करें तो 17 तारीख की। अब अगर हम लोग आज की बात करें 18 की, तो आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ आई है, एक तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर आई है कि उसने अमेजॉन फ्यूचर की जो डील थी उसको फ्रीज कर दिया और 200 करोड़ का फाइन भी लगा दिया है। इसको हम लोग अभी डिटेल में कवर करेंगे। एक फ्रंट पेज पे न्यूज़ आई है जो हम लोग जानते हैं कि अमरिंदर सिंह की पार्टी और BJP है, उन लोगों ने आपस में अलायंस कर लिया है पंजाब में जो अभी चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर। एक ओमिक्रॉन के केस के बारे में आया है कि ट्रेवल्स को कम करना चाहिए सेंटर ने कहा है, और ओमिक्रॉन के केस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए।
एक पेगासस इशू की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, और अभी एनसीआर में रीओपन किए जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में स्कूल, उसको लेके एक चीज आई है, और एक तमिलनाडु में जो स्टेट सॉन्ग को अडॉप्ट कर लिया गया है तो उसको लेके आई है। तो फ्रंट पेज की अगर बात करें तो दो न्यूज है, एक तो ये अमेजोन वाली और दूसरी तमिलनाडु वाली, इन दोनों को हम लोग अब डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें ना फ्यूचर ग्रुप की, देखो पूरा केस समझते हैं। एक फ्यूचर ग्रुप नाम से एक कंपनी है, उसको अमेजोन और रिलायंस दोनों कंपनियां खरीदना चाहती थी। अमेजोन ने एक डील की थी फ्यूचर ग्रुप के साथ में, जो कि तकरीबन 200 करोड़ की डील थी, और जो की किसके साथ में गई थी, सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में की गई थी। तो अमेजोन ने ये कहा था कि अगर तुम्हें बेचना हो अपनी कंपनी तो बेसिकली ये 200 करोड़ की हम लोग डील कर लेते हैं, तो कभी भी बेचने जाओ तो पहले तुम अपना फ्यूचर ग्रुप हमें बेचोगे। लेकिन जब फ्यूचर ग्रुप बिचने की बात ही आई तो इधर से हमारे अंबानी जी ने 24,000 करोड़ रुपए दे दिए, और फ्यूचर ग्रुप ने बिना अमेजोन से पूछे रिलायंस को बिक गई वो। तो इसके खिलाफ अमेजोन सीधी सी बात है, पहले तो सिंगापुर में चला गया कोर्ट में, तो सिंगापुर में भी वो जीत गया। इंडिया में भी बात की जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह अमेजोन ही जीतेगा, सीधी सी बात है। पहले पूछना चाहिए था अगर उनको बेचनी है तो। अब वही वाली बात है ना कि अब कुछ ना कुछ तो रिलायंस भी करेगा ना। तो रिलायंस ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक दलील दायर की थी कि ये 200 करोड़ का जो पैक्ट हुआ था फ्यूचर ग्रुप और अमेजोन के बीच में, इसको लेके अभी तक इंडिया के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं बताया गया था, इसीलिए इसको जड़ से खारिज कर देना चाहिए। और वही हुआ कि अमेजोन पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको ना बताने के लिए, इस पूरी डील को ना बताने के लिए जो सिंगापुर में हुई थी, अमेजोन को सीज कर दिया है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और लगा दिया अमेजोन पे ऊपर से। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस पे, क्योंकि अभी तो ये लड़ाई लंबी चलेगी सीधी बात है। और वहीं अपन लोग ऐसी बात करना कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर क्या है, तो बेसिकली ऐसी कई सारी संस्था बनी हुई है इंटरनेशनली जो आर्बिटर का काम करती हैं, एक तरीके से बिचवानी मान लो कि हाँ, दोनों लोगों के बीच का काम करती हैं। आपस में कोई कंपनी का लेन देन हो तो उन लोगों के बीच में एक डील को सही तरीके से करवाने में, लीगल तरीके से करवाने में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। और इंडिया में बात की जाए आर्बिटर को लेकर कुछ है तो हाँ, इंडिया में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 भी है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि आर्बिटर के पास में इतनी साल की जो प्रैक्टिसेस है वो होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारे लॉस है उसमें। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है, वही है तमिलनाडु को लेके। तमिलनाडु में एक सॉन्ग है जिसका नाम है तमिल थाई वजथू। तो तमिल थाई वजथू बेसिकली, हो सकता है शायद मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, इसको तमिलनाडु का स्टेट सॉन्ग घोषित कर दिया गया है। अब देखो होता क्या था, तमिलनाडु में कई जगह प्रेयर सॉन्ग के रूप में इस सॉन्ग को यूज किया जाता था, बट वहां पे उसके लिए खड़े होना कंपलसरी नहीं था। लेकिन और बाय द वे वहां पे तमिलनाडु की जो कोर्ट है उसने भी ये कहा था, जो चेन्नई हाईकोर्ट है उसने भी ये कहा था कि ऐसा खड़ा होना उसके लिए जरूरी नहीं, क्योंकि इसको लेकर पिटीशन भी दायर हुई थी। तो हाल ही में जब तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट ने इसे स्टेट का सॉन्ग बना दिया है, तो अब ये सेक्शन 55 के तहत ये जरूरी हो गया है कि इसके लिए खड़ा होना है। अब देखो, ये तो हो गया कि खड़ा होना उसके लिए कंपलसरी बना दिया लॉ करके। अब यहीं अगर हम लोग बात कर लें कि हमारे जो नेशनल एंथम है, क्या उसके लिए खड़ा होना जरूरी है? देखो हुआ क्या, सेक्शन 3 है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का। उसके तहत ये लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई नेशनल ऑनर है, चाहे वो हमारा नेशनल झंडा हो गया, नेशनल प्रतीक हो गया, नेशनल एंथम हो गया, अगर उसको तुम डिसरिस्पेक्ट करते हो तो तुम्हें 3 साल तक की जेल की जा सकती है। मतलब तो लेकिन इस एक्ट में पूरे में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि खड़ा होना जरूरी है कि नहीं है। लेकिन बाद के जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आए उनसे हमें पता पड़ता है कि खड़ा होना जरूरी है। कैसे? 1980 में बाइजो इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एक केस हुआ था, उसमें ये कहा गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था बाय द वे कि रिस्पेक्ट, कम से कम जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें हमारी जो नेशनल जितने भी मतलब बेसिकली हमारे जितने भी ऐसे नेशनल आइडेंटिटीज हैं उनको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। और खड़ा होना एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट की ही जेस्चर में आता है, इसलिए हमें नेशनल एंथम के समय खड़ा होना जरूरी है। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भी नेशनल एंथम को लेकर एक वर्डिक्ट दिया था कि जिसमें भी कहा था कि खड़ा होना जरूरी है। तो अगर कहा जाए एक्ट में कहीं ऐसा लिखा हुआ है खड़ा होना जरूरी है, नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से हमें ये पता पड़ता है कि हाँ, खड़ा होना जरूरी है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है जो पेज नंबर 9 पे आई है WHO को लेकर।
कि WHO ने अभी इंडिया में एक और वैक्सीन है जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एक नोवावैक्स दोनों कंपनियों ने मिलकर बनाई है, जिसका नाम है कोवावैक्स। तो इसको भी अप्रूवल दे दिया है। तो अब ये भी वैक्सीन तुम्हें बहुत जल्दी हमारे मार्केट में इंटरनेशनली भी दिखाई देगी। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है ऑर्डर ऑफ द गैल्पो को लेके। भूटान का सबसे बड़ा सिविलियन ऑर्डर है ये बाय द वे। तो ये ऑनर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको मिलने जा रहा है। और अगर हम लोग बात करें ना कि ये कब से शुरू हुआ था ऑर्डर ऑफ द गैल्पो, तो जो जिग्मे खेसर है, जो हम लोग जानते हैं किंग हैं भूटान के, उन्होंने 2008 में शुरू किया था इस ऑनर को देना। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भूटान का। अब बात करें मोदी जी को और भी जगह के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिले हैं। हाँ बिल्कुल मिले हैं। लीजन ऑफ द मेरिट की बात कर लें जो यूनाइटेड स्टेट का है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रियोस की बात कर लें जो रशिया का है, फिर जायद मेडल की बात कर लें यूएई का है, रूल ऑफ निशान की बात कर लें जो मालदीव्स का है। तो इन 4 देशों के और भी मिले हुए हैं। और इसके अलावा भी कई सारे देशों ने कई सारे ऑनर देकर रखे हैं मोदी को। तो और हाँ बाय द वे, ऐसा नहीं है कि ये मोदी को ही मिले हैं, पहले भी हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनको भी मिलते रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। आज दुनिया की तकरीबन 1/6 पॉपुलेशन के अगर होल्ड करता है तो वो अकेला इंडिया करता है। तो वैसे भी लोग अलग अलग ऑर्डर से नवाजते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्रियों को। एक नेक्स्ट न्यूज आई है वह ये आर्सेनल मित्तल को लेकर। आर्सेनल मित्तल नेपाल हम लोग जानते हैं, बेसिकली जो मित्तल ग्रुप में आती है, आदित्य मित्तल इसके सीईओ है। 2006 में इस कंपनी को शुरू किया गया था। इसने उड़ीसा के साथ में एक पैक्ट किया, उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में, जिसके तहत ये 24 मिलियन टन पर एनम का एक प्लांट लगाएगा, स्टील का प्लांट लगाएगा उड़ीसा में, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट होगा, जो कि 1.2 लाख करोड़ से लगाया जाएगा, 1.02 लाख करोड़ से लगाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है। कहा जा रहा है उड़ीसा में इससे बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो भी क्रिएट होंगी। एक नेक्स्ट न्यूज है जो एंड्रे फ्लावर को लेके आई है। देखो एक समय था जब हम देखते हैं वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे जैसी टीम भी हैं जो बहुत फेमस हुआ करती थी क्रिकेट में इंटरनेशनली। तो उस समय एक खिलाड़ी होते थे जिनका नाम है एंड्रे फ्लावर। तो उनको हाल ही में हमारी जो लखनऊ की जो टीम है, क्रिकेट टीम है, उसका हेड कोच नियुक्त कर दिया गया है। तो ये जिम्बाब्वे के हैं बाय द वे, बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को लेके। ये देखो होता क्या है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में अभी तक हमारे 1-2 खिलाड़ी ही पहुंचे हैं। हम देखते हैं प्रकाश पादुकोण है जो लास्ट पहुंचे थे 1983 में। दीपिका पादुकोण के जो पिताजी हैं, दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस हैं, उनके पिताजी है प्रकाश पादुकोण, वो बैडमिंटन खेलते थे और 1983 में वो लास्ट खिलाड़ी थे जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे थे एज ए मैन। एज ए वुमेन तो फिर भी लोग पहुंचते रहते हैं, हमारे यहाँ पीवी सिंधु वगैरह भी पहुंची हैं, लेकिन एज ए मैन वो लास्ट पहुंचे थे। तो अभी जो सेमीफाइनल होने वाला है उसमें 2 लोग, एक तो हमारे जो लक्ष्य सेन है हम लोग जानते हैं, और जो कदाम्बी श्रीकांत है, ये दोनों ही सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और आपस में लड़ रहे हैं। मतलब आपस में सेमीफाइनल इन दोनों के ही बीच है। तो सीधी सी बात है, इस बार कोई ना कोई बंदा एक ना एक तो इनमें से निकलेगा ही निकलेगा जीत के, जो फाइनल तक भी जाएगा। और हो सकता है फाइनल में जीतने की चांसेस भी बहुत है, क्योंकि इस बार हम देखते हैं जो टॉप नंबर 1 प्लेयर है वो भी नहीं आया है। चाइना के बहुत सारे ऐसे शटलर्स हैं जो इस बार आए नहीं हैं। तो इंडिया के जीतने के चांसेस भी काफी बन गए हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है टाटा मोटर्स को लेके, कि टाटा मोटर्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में मिलके जो व्हीकल स्क्रैपिंग कैपेसिटी है उसको बनाने वाला है। बेसिकली हम लोग जानते हैं अभी 2020-21 का बजट आया था, तब निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा था व्हीकल स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो व्हीकल स्क्रैपिंग कैपेसिटी बनाई जाएगी टाटा मोटर्स के द्वारा महाराष्ट्र में, और इसका जो टारगेट है वो तकरीबन 45 लाख व्हीकल्स को स्क्रैप करने का है। और बेसिकली देखो स्क्रैप कोई गाड़ी अपनी क्यों ही करवाएगा, देखो क्योंकि गाड़ियाँ 20-20, 30-30 साल पुरानी हो गई हैं, कोई काम की नहीं रही हैं, तो उनको स्क्रैप कोई भी करवाता है। या तो अगर 10-15 साल पुरानी है तो तुम्हें फिट का वो गाड़ी फिट है उसके लिए तुम्हें एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और 20 साल से ऊपर गाड़ी है तो फिर उसको फिट सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उसको स्क्रैप ही करवाना पड़ता है। तो उसको करवाने तुम्हें 4 या 6% डिस्काउंट मिल जाएगा, नई गाड़ी खरीदोगे तो 25% रोड जो टैक्स है उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ 2-3% RTO टैक्स का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे डिस्काउंट दिए जाते हैं जिससे लोग पुरानी गाड़ियों को खत्म करें। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है जो अभी सैरोगेसी बिल पारित हुआ है, उसको लेके कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, उसको लेके आई है। तो अब सैरोगेसी बिल में क्या क्या चेंज आ गए हैं इसकी हम लोग बात कर ले रहे हैं। देखो पहले तो ये सैरोगेसी का मतलब क्या होता है कि हाँ कोई भी बच्चा है, जब कोई मदर
उसको होल्ड करने में असक्षम है या वो बच्चा को पैदा नहीं कर पा रही है, तो एक सैरोगेट महिला के रूप में किसी को नियुक्त कर लिया जाता है। अब दो तरीके से सैरोगेसी की जाती है, या तो जो मेल है उसका और जो सैरोगेट फीमेल है उसका, उन दोनों की स्पर्म और जो मतलब उसकी ओवरी और स्पर्म इन दोनों को मिलाकर उसमें इम्प्लांट कर दिए जाते हैं और फिर बच्चा होता है। या तो जो कपल है इन दोनों को मिला के फिर उसमें इम्प्लांट कर दिए जाते हैं तो बच्चा हो जाता है। तो ये तो हो गया सैरोगेसी के बाद। अब अभी तक क्या था कि 3 साल तक अगर किसी का बच्चा नहीं होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने के बाद भी, तो वो लोग सैरोगेट करवा सकते थे, लेकिन इस एज को बढ़ा के अब 5 साल कर दिया गया है। और एक चीज और कर दी गई है कि पहले क्लोज रिलेटिव का क्लॉज था कि तुम्हारी कोई क्लोज रिलेटिव हो तुम उसको ही सरोगेसी मदर के रूप में यूज कर सकते थे। इस क्लॉज को हटा दिया गया है, अब कोई भी सरोगेट कर सकता है, कोई सीन नहीं है। और जो पहले किया जाता था ना कि कोई भी सरोगेट मदर है उसको 16 महीने तक उस कपल को उसकी देखभाल करनी होती थी, अब उस 16 महीने को बढ़ा के 36 महीने तक कर दिया गया है। और जो फीमेल है मतलब सरोगेसी करवाने के लिए जो फीमेल और मेल है, फीमेल 23 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए और मेल 26 से 55 साल के बीच में होना चाहिए, और दोनों का भारतीय होना जरूरी है। क्योंकि हम बता ना, एज ए सरोगेसी कैपिटल लोग यूज करने लगे थे इंडिया को, लोग बाहर से आते थे, सरोगेट बच्चा पैदा करवाते थे और यहाँ से लेके जाते थे। तो ये सब चीजें ना हो इंडिया में, इसके लिए भी ये रूल्स को बदल दिया गया था 2016 में ही। बस अब इसमें कंपलसरी कर दिया गया कि दोनों के दोनों भारतीय ही होंगे। और हाँ, और कुछ रूल्स तो वही हैं जो बेसिकली जो नहीं बदलेगा कि बच्चे को तुम एबेंडन नहीं कर सकते, बाद में तुम ये नहीं है कि ये नहीं कह सकते बच्चे को लेने से मना कर दो, या जो सैरोगेट क्लिनिक्स हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा अच्छी तरीके से। और हाँ, एक सैरोगेट बोर्ड बनाने की बात की गई है जो कि हर राज्य के द्वारा भी बनाया जाएगा और एक केंद्र में भी बोर्ड होगा, सैरोगेट बोर्ड, जो जितने भी क्लिनिक्स वगैरह हैं उन सबको रेगुलेट करेगा। तो दैट्स ऑल, ये कुछ चेंजेस किए गए हैं। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है मोहित जैन को लेके। हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स के जो है मोहित जैन, उनको अभी INS इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड, जो फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका लेके एक डाटा आया है। डाटा क्या है, रिपोर्ट है बेसिकली। जो लैंड वाटर रिसोर्सेस हैं हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर के लेके, फूड को लेके, वो खत्म, फूड को लेके जो खत्म होते जा रहे हैं, इसके बारे में। तो डाटा क्या है कि पिछले 20 साल में तकरीबन 14 करोड़ हेक्टेयर का ऐसा लैंड वाटर है जो खत्म हो चुका है, जो कि अगर हम लोग बात करना कि 2003 से 2017 के बीच में, तो तकरीबन 20% ओवरऑल अर्थ का एरिया होता है। और इसको बढ़ाने के लिए फिर ये बात की गई है कि हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, सॉइल जो मैनेजमेंट उसको करें, कंजर्वेशन की बात करें, सॉइल डिग्रेडेशन को रोकना पड़ेगा, लैंड गवर्नेंस पॉलिसीज जो अलग अलग सरकार के द्वारा लाई जाती हैं वो सही तरीके से नहीं इंप्लीमेंट होती हैं, उन पर सरकारों को गौर करने की जरूरत है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो ये बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल 2021 को। देखो, हम लोग जानते हैं पिछली जो संसद समिति की बैठक हुई थी, वो संसद बैठक हुई थी, उसमें हम लोग जानते हैं कि बैंक लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 लेके आया गया था, जिसमें 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने की भी बात की गई थी। अब हो क्या रहा है, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा बैंकें हैं जहाँ के एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो धरने पे बैठ गए थे, बिल्कुल हाहाकार मच गया। तो उसको सरकार ने कह दिया है कि हाँ, इस बार का जो सेशन है इसमें हम लोग रीलुक करेंगे। बेसिकली 1969-80 की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों ने बैंकों का एक्विजिशन किया था, राष्ट्रीयकरण किया था, प्राइवेट बैंकों को सरकारी बनाया था, और अब लौट के फिर से हम प्राइवेट बना रहे हैं। आज SBI में भी तकरीबन 52% भागीदारी ही है जो सरकार के पास में बची हुई है, ज़्यादातर बेच दी है सरकार ने, और धीरे धीरे करके ज़्यादातर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हम लोग 2014 की बात करें ना, जब मोदी जी आए थे, तब तकरीबन 28 बैंकें हमारे पास में सरकारी थी, आज केवल 11-12 रह गई हैं अभी भी। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है जैतपुर न्यूक्लियर रिएक्टर को लेके, कि जैतपुर न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जा रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा होगा, और महाराष्ट्र के द्वारा इसको लगाया जा रहा है। इसमें 16 अलग अलग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लगेंगे, वो पूरा प्लांट बनाया जाएगा, इसमें 16 न्यूक्लियर रिएक्टर लगेंगे, और तकरीबन 1650 मेगावाट बिजली बनाएगा ये, जो कि 7 करोड़ घरों को बिजली पहुंचाने के लिए काफ़ी है। तो ये बनाना शुरू किया जा रहा है जैतपुर में, महाराष्ट्र में, और अगर ये पूरा हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, महाराष्ट्र की ऑलमोस्ट जितनी भी प्रॉब्लम है कम से कम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की, वो सॉल्व हो जाएगी। एक नेक्स्ट न्यूज है जो महाराष्ट्र को ही लेके आई है। देखो होता क्या है, महाराष्ट्र में एक बुल कार्ट रेसिंग होती थी, बैलों को दौड़ाते थे,
तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हम लोग जानते हैं 2017 में काफ़ी चीज़ों पर बैन लगा दिया था, जल्लीकट्टू, बुल कार्ट रेसिंग, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो एनिमल क्रूएलिटी को प्रमोट करती हैं, उन सब पे बैन लगा दिया था। लेकिन क्या है ना, काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कल्चर से जुड़ी हुई हैं, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, तो उनको लेके वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी होते हैं, फिर सरकारी गिरने का डर आ जाता है, तो बाद में सरकार इसको पलट भी देती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का जो बुल कार्ट का जो रेसिंग का परमिट था उसको वापस दे दिया है, और ये कहते हुए कि हाँ, उसमें बुल्स को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा ये सब। और प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत इसको 2017 में ये बैन लगाए गए थे। 2018 में हम देखते हैं जल्लीकट्टू बैन लगाया गया था। जल्लीकट्टू का बैन तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं हटाया था। एट दी एंड राज्य सरकार ने, तमिलनाडु ने ही एक एक्ट बना के और उस बैन को हटा दिया गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि तमिलनाडु में जो, देखो, ज्यादातर लोगों का क्या मानना था कि ये पेटा के जो ऑफिस वगैरह हैं, ये लोग ज्यादातर हंगामा करते हैं, इनकी वजह से हमारे जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। तो तमिलनाडु में पेटा को ही बैन कर दिया गया था उसको लेते हुए। तो दैट्स बस यही न्यूज़ थी। एक यहाँ से न्यूज़ तो खत्म होती है, यहाँ से एडिटोरियल शुरू होते हैं आज के। तो आज एक एडिटोरियल आया है ब्रोकर लेजिटिमेसी को लेके। अब देखो, ब्रोकर एक तरीके से क्या होता है, बिचवानी। क्या देखो, हम बात करें, कोई हमें लैंड खरीदनी है तो हम लोग कई बार किसी बीच के आदमी की सहायता लेते हैं। आजकल इंटरनेट आ गया है, तो हमें कुछ खाने को भी मंगाना है तो कई बार लोग डायरेक्ट होटल न जाते हुए गूगल की सहायता लेते हैं, स्विगी, जोमेटो, बहुत सारी चीज़ चल गई, उनकी सहायता लेते हैं। हॉस्पिटल्स में बेड्स खाली हैं या नहीं है, हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेनी है, उसके लिए भी इंटरनेट से ऐप्स वगैरह की सहायता लेते हैं। ये सब क्या है, ये काइंड ऑफ ब्रोकर्स हैं जो बिचवानी का काम करते हैं। ऐसा ही ब्रोकर बनने की बात की जा रही है इस एडिटोरियल में रशिया से, कि रशिया एक ब्रोकर बन सकता है इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना में लगातार तनाव चल रहा है, हम लोग देखते हैं काफी समय से, और काफी समय से उतनी खुल के बात भी नहीं हो रही। आखिरी बार जब शी जिनपिंग हमारे यहाँ आए थे, हम लोगों ने देखा था मोदी जी के साथ में केरल में झूला झूले थे, उसके बाद से तो बात ही नहीं हुई है। तो रशिया एक जरूरी ब्रोकर बन सकता है इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि हम देखते हैं अभी इंडिया के भी रशिया के साथ में संबंध बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, और चाइना के भी रशिया के साथ में संबंध और गहरे होते जा रहे हैं समय के साथ में। एक ट्राइलेटरल समिट की बात हो रही है जो कि इंडिया, रशिया और चाइना के बीच में हो सकती है, जो कि तनाव खत्म करने में बहुत बड़ी भागीदारी बन सकती है इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन वही है ना, प्रॉब्लम क्या, कि चाइना की जो एग्रेसिव नीति है वो एक डेंट पहुंचा देती है पीसफुल को एग्जिस्टेंस को, एक तरीके से हम लोग बोले तो। और वहीं जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रामकोव, उनको कहना ये है कि 1998 से आरआईसी की बात चल रही है, रशिया इंडिया चाइना जो मीटिंग है उसकी बात चल रही है, और ये मीटिंग हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ही हो, जिससे आपसी कोऑपरेशन भी बढ़ सके। क्योंकि एशिया में बात करें तो एशिया में रशिया, चाइना और इंडिया ये उभरती हुई ताकतें हैं। और अब प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे ब्रोकर के रूप में सवाल खड़े होते हैं रशिया पे भी, कि क्या रशिया ये सच में कर पाएगा। क्योंकि जब भी हम देखते हैं ना, बायलैटरल डिप्लोमेटिकली हम लोग जब बायलैटरल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो इंडिया रशिया के बहुत अच्छे हैं, कि जब भी पुतिन जी हमारे मोदी जी से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे जाने कब के बिछड़े दोस्त ही मिल गए हो। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्राइलेटरल या मल्टीलेटरल रिलेशनशिप्स की, तो वहां पे रशिया कई बार झुकाव दिखाता है चाइना की तरफ। वहां पे रशिया कई बार इंडिया को उतने अच्छे तरीके से, एक दोस्त के तरीके में इंडिया के साथ में खड़ा नहीं रह पाता। जैसे कि एक एग्जांपल देख लें, अभी जो ट्राई का समिट हुई थी, हम लोगों ने करंट में बात भी किया था, पाकिस्तान ने समिट करवाई थी ट्राई का समिट, और किसके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। और जैसे इंडिया के पाकिस्तान, जब इंडिया ने एनएसए समिट करवाई थी तो पाकिस्तान नहीं आया था, तो पाकिस्तान ने इंडिया को भी इन्वाइट नहीं किया था, और वहां पे रशिया ने उसका साथ भी दिया था पाकिस्तान को। रशिया के डिप्लोमेट तो दोनों जगह गए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने संबंधों को जब मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे खड़े करने की बात आती है तो रशिया उतना अच्छा तरीके से दिखा नहीं पाता। तो क्या रशिया केवल हमें पार्टनर समझता है या बिजनेसमैन समझता है, कि हमें केवल डिफेंस के हथियार बेचे जाओ, बिक रहे हैं, तो ऐसी चीजें। रशिया खुद से बहुत ज्यादा डीपली डिपेंडेंट होता जा रहा है समय के साथ में, धीरे धीरे चाइना पे। तो क्या, जब हम लोग आरआईसी की बात करते हैं, तो क्या रशिया एक कॉमन ग्राउंड पे दोनों के बीच में सुलह करवा पाएगा? और अगर नहीं करवा पाता है तो भारत को अपनी जो मॉस्को वॉशिंगटन स्ट्रेटेजी है, जिसको बात अभी लेके चल रहा है, उसको ही लेके आगे चलने की जरूरत है। तो दैट्स ऑल, बस यही लिखा हुआ था एडिटोरियल पे। अब जी जब मीटिंग होगी तब इस पे और डिस्कस करेंगे।
एक आजकल लास्ट एडिटोरियल है वो आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइंस आई हैं उसको लेके। जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, हम देखते हैं जब पुलिस की सहायता की बात आती है, वो जब थाने जाते हैं तो थाने में अगर सीढ़ियाँ भी है ना, तो अगर सोचो कोई व्हील चेयर से इंसान गया हुआ है जो फिजिकली डिसेबल्ड है, वो सीढ़ियों पे कैसे चढ़ के जाएगा? उसके लिए कानून से और ज़्यादा दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत देश में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, उनको अपने इंफ्रा को ऐसे डेवलप करना पड़ेगा जो कि हमारे वल्नरेबल सेक्शन के लिए एक्सेसिबल हो। क्योंकि देखो, ज्यादातर वल्नरेबल सेक्शन ही है जो क्राइम के प्रति मतलब ज्यादा ज्यादा संवेदनशील होते हैं एक तरीके से। क्योंकि फिजिकल डिसेबल्ड लोगों को हिंसा का जोखिम ज़्यादा होता है। हम लोग देखते हैं कि जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज होती हैं ज़्यादातर, उनको ही सॉफ्ट टारगेट किया जाता है सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए। जो कि बूढ़े पुराने लोग होते हैं उनको ही ज़्यादातर टारगेट किया जाता है। किसी प्रकार की हिंसा है उनको हम लोग देते हैं, उनके प्रति ज़्यादा होती है। एनआरसी का डाटा है ये, नो एनसीआरबी का डाटा है, सॉरी। अब ये जो आया है कि फिजिकली डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पेशल एबिलिटी के लोगों के लिए, उसके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाए। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने ही जारी कर दिया, राज्य सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं। अब हुआ क्या ना, अभी केंद्र सरकार ने जारी कर दिया, अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में फंड को लेकर मुद्दा चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा। हमें देखना ये जरूरी है, उन्हें जो लोग जरूरी हैं, उन्हें आज सरकार की मदद की जरूरत है। उन्हें जरूरत है उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की जिससे वो कम से कम अपनी पुलिस सहायता अपने बलबूते पे ले तो पाए। एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है समाज में उनके उनके प्रति, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसे ही आगे बढ़ाने के लिए इस एक्सेसिबिलिटी को हमें और अच्छा करने की जरूरत है ऐसे लोगों के लिए। तो दैट्स ऑल। अगर हम लोग बात करें 17 और 18 दिसंबर की, तो यही गाइड था जो हमारे किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।